हाय नमस्कार। मुझे सुनने वाले सारे स्टूडेंट्स को नमस्कार। तो चलिए आज का भी अपना सेशन शुरू करते हैं। और आज हमारा जो पैसेज है वो हमारे सामने जो क्लोज टेस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने है। और एक बार पढ़ के देखते हैं कि मैन वर्कड विद हिज स्मॉल टूल्स। आदमी ने अपने छोटे छोटे औजारों से काम किया अनटिल। अनटिल का मतलब होता है जब तक ऐसा नहीं हुआ। द एडवेंट। एडवेंट बहुत अच्छा शब्द है। एडवेंट का मतलब होता है बेटा अराइवल। एडवेंट का मतलब क्या होता है? अराइवल। एडवेंट मतलब कहीं पर पहुंचना एडवेंट होता है। किसी चीज का पहुंचना एडवेंट होता है। जैसे द एडवेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, राइट। जैसे द एडवेंट ऑफ 2020 ब्रॉट कोरोना। इस वाक्य को जरूर लिखना कि द एडवेंट ऑफ 2020 ब्रॉट कोरोना। जो 2020 का अराइवल है वो कोरोना को लेके आया। वैसे कोविड 19 है वो, पर हमारे देश में आते आते एडवेंट जो चाइना में हुआ था वो तो 2019 में ही हो गया, इसलिए कोविड 19 नाम था। पर इंडिया में जो एडवेंट हुआ वो 2020 में हुआ। सो हम कह सकते हैं द एडवेंट ऑफ कोरोना वाज इन 2020 इन इंडिया। इंडिया में जो अराइवल हुआ, जो पहुंच हुआ या वो पहुंचा, वो 2020 में पहुंचा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैन वर्कड विद स्मॉल टूल्स अंटिल द एडवेंट ऑफ। एडवेंट बहुत अच्छा शब्द है बेटा, अगर अंडरलाइन करना चाहोगे तो और भी अच्छी बात है, राइट। सो एडवेंट एक बहुत गजब का शब्द है, राइट। सो अच्छा शब्द है। इसमें अंडू का ऑप्शन नहीं होगा, कोई बात नहीं, इरेज कर लेते हैं इसको। वैसे आप खुद लिख लीजिएगा, एडवेंट का मतलब अराइवल है, राइट। सो द अराइवल ऑफ टेक्नोलॉजी तो अच्छा शब्द है, बहुत बार आया है एग्जाम में। एडवेंट ऑप्शन में अराइवल मिलेगा, रीच मिलेगा, ये आपके आंसर मिलेंगे इसके। मैन वर्कड विद द स्मॉल टूल्स, विद हिज स्मॉल टूल्स यानी कि आदमी अपने छोटे छोटे औजारों से ही काम करता रहा जब तक कि मॉडर्न मशीनरी। इस स्पेलिंग को ठीक कर लेंगे, ये मॉडर्न है, आर और एन आपस में भिड़ गए हैं, तो ये MODERN है बेटा, मॉडर्न। मॉडर्न मशीनरी, जब तक कि आधुनिक मशीनरी आदमी के हाथ नहीं आई या वो वहां तक नहीं पहुंचा, वो अराइवल नहीं हुई, तब तक आदमी अपने छोटे छोटे टूल्स से काम करता रहा, राइट। यहाँ पर है ब्लैंक बाय स्टीम इंजन एंड इलेक्ट्रिसिटी। मॉडर्न मशीनरी ब्लैंक बाय, यहाँ पे जो भी आएगा स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। द स्मॉल टूल्स, आगे पूरा पढ़ते हैं। द स्मॉल टूल्स ब्लैंक डिफीट फ्रॉम बिग मशीन्स एज ब्लैंक हैंड्स हेड ब्लैंक टू द ब्लैंक। यहाँ पे जो 5 6 7 आए हुए बेटा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। तो एक एक करके समझते चलते हैं। एक बार फिर से शुरू से पढ़ते हैं, और जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। मैन वर्कड विद हिज स्मॉल टूल्स। आदमी अपने छोटे छोटे औजारों से ही काम करता रहा अंटिल द एडवेंट ऑफ मॉडर्न मशीनरी, जब तक कि मॉडर्न मशीनरी नहीं पहुंची। ब्लैंक बाय स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। मॉडर्न मशीनरी शुरू में दो तरीके से चलाई जाती थी, एक तो स्टीम से और इलेक्ट्रिसिटी से, राइट। इलेक्ट्रिसिटी माने बिजली। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे हम क्या भर सकते हैं? क्या वर्कड विद इलेक्ट्रिसिटी, कंट्रोल्ड। अब अगर हम देखें इसमें बहुत बड़ी चीज तो ये एक जो मशीनरी ब्लैंक बाय आ रहा है, ये जो बाय है ये भी बहुत कुछ बता देगा कि अगर हम कहें वर्क, तो वर्कड ऑन इलेक्ट्रिसिटी होता है बेटा, यानी कि इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। जैसे कोई गाड़ी अगर चलती है तो मान लो बिजली पर चलती है, तो इट गोज ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी होता है, वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। अच्छा, कंट्रोल्ड बाय हो सकता है, पर क्या वो वाकई में कंट्रोल मशीन अपने आप को तो करेगी नहीं, राइट। अब स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी उसे कंट्रोल नहीं करेगी, हाँ उसे ऑपरेट कर सकती है, उसे चला सकती है। अब चलाने के लिए सटीक शब्द कौन सा होगा ये हमें ढूंढना है, पर कंट्रोल तो मनुष्य करेगा ना मशीनरी को। आपको क्या लगता है यहाँ पे जो शब्द है, क्या वो कंट्रोल्ड बाय स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी? कोई भाप और बिजली किसी मशीन को कंट्रोल थोड़ी कर रही है बेटा। अगर भाप और बिजली ही कंट्रोल कर ले तो फिर वहां कारीगर क्यों खड़ा है मशीन चलाने के लिए? फिर कारीगर क्या कर रहा है? कंट्रोल तो कोई व्यक्ति ही करेगा मशीन को। ये तो कंफर्म हो गया कि कंट्रोल नहीं आएगा। और वर्क जो है, राइट, वर्कड, यहाँ पे अगर हम लगाना चाहें कि वर्कड बाय स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम वाक्य पर जाएं तो और लिखा हो कि वर्कड बाय, तो वर्कड बाय भी बड़ी अजीबो गरीब सी सेंस देगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप देखो तो मैन वर्कड विद, आदमी काम करेगा ना, राइट। आदमी काम करता है। मैन वर्कड विद हिज स्मॉल टूल्स until the advent of modern machinery blank by steam and electricity। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या इलेक्ट्रिसिटी और स्टीम उसे कंट्रोल करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। कंट्रोल करने का मतलब आप जानते हो, जैसे कि
जो टीचर है वो क्लास को कंट्रोल करता है, राइट? जो पार्टी जीतती है वो देश को कंट्रोल करती है, अपना नियम चलाती है। तो कोई स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज पर अपने नियम या अपना कंट्रोल नहीं चला रही, राइट? मूव्ड बाय, यानी कि मूव्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी अगर हम करना चाहें तो मूव्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी भी एक अजीबोगरीब सी सेंस देगा। क्या सेंस अजीब देगा, मैं बताता हूँ। कि अगर कोई मशीनरी है, मान लो किसी कारखाने में आपने लगा दी और उसमें आपने या तो भाप या इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें लगाई तो वो चल पड़ी। मूव का तो मतलब है ना, जैसे ट्रेन इज मूविंग। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी आते ही वो चल पड़ेगी तो चल चल के तो वो कारखाने से बाहर आ जाएगी। तो इसका मतलब वहां पर भी बात नहीं बन रही, राइट? तो अल्टीमेटली इनको किया जाएगा, जो मशीन है इनको मशीनरी जितनी भी है उसको ड्रिवन किया जाता है बेसिकली, राइट? उनको ड्राइव किया जाता है, मशीनरी कोई भी हो दैट इज ड्रिवन बाय, राइट? जैसे कि भाई आगे अभी नेक्सा ने एक मशीन बनाई है, एक गाड़ी बनाई है जो सेल्फ ड्रिवन है। ना तो वो सेल्फ कंट्रोल्ड है, यानी कि वो खुद ही अपने आप को चला लेती है, ना वो सेल्फ मूविंग है, ना वो सेल्फ वर्कड है, वो क्या है, सेल्फ ड्रिवन है। मशीन कोई भी है तो जैसे इंजन है उसको ड्राइव किया जाता है, जैसे कंप्यूटर एक मशीन है उसमें ड्राइवर्स डाले जाते हैं, राइट? आप जानते हैं कि उसको ड्राइव किया जाता है, तो दे आर ड्रिवन बाय स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। उनको चलाया जाता है, ना तो वर्कड बाय ना कंट्रोल्ड बाय, और ना ही तीसरा जो वर्ड था वर्कड और कंट्रोल्ड के अलावा जो तीसरा था मूव्ड बाय। भाई हमने देखा कि मॉडर्न जो मशीनरी है उसको कोई हम मूव थोड़ी कराते हैं भाप से और इलेक्ट्रिसिटी से, राइट? सो वाक्य को एक बार फिर पढ़ के देखो और समझ के देखो। मैन वर्कड विद हिज स्मॉल टूल्स, वो छोटे छोटे टूल से, औजारों से काम करता रहा, अंटिल द एडवेंट ऑफ मॉडर्न मशीनरी ड्रिवन बाय। ड्रिवन बाय का मतलब ये हो गया, ये नहीं कि उसको चलाया जाता है, जैसे गाड़ी को हम ड्राइव करते हैं। ड्रिवन बाय का मतलब यहाँ पे ऑपरेट वाली सेंस है, राइट? तो ड्रिवन बाय का मतलब ये कंट्रोलिंग सेंस ही है, पर मशीन को वो कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर जो सेंस है मॉडर्न मशीनरी को लेने वाली वो ड्राइव होती है, राइट? जो मशीनरी है वो ड्रिवन बाय होती है। ड्रिवन बाय का मतलब इतना सा है कि उसको जो ताकत मिलती है आगे बढ़ने की या काम करने की, राइट? सो दैट इज स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। Men worked with small tools until the advent of modern machinery driven by steam and electricity। अब एक बात देखो, यहाँ पे ड्रिवन एक और तरीके से होता है। कोई भी अगर बिजली की भी मशीन हो, आप कारखानों में जाओ तो उसमें भी गियर्स होते हैं, राइट? अगर कोई प्रिंटिंग मशीन देखोगे आप तो उसमें भी गियर्स होते हैं, बेशक से बिजली से चल रहा है पर उसको भी चलाने वाला एक ऑपरेटर चाहिए। बेसिकली यहाँ पे अगर ड्रिवन से भी बेहतर मैं वर्ड बताऊं तो ऑपरेटेड आना चाहिए था, राइट? ऑपरेटेड बाय या पावर्ड बाय, ये और भी बेहतर वर्ड होता। अगर इसमें पावर्ड या ऑपरेटेड होता तो मैं उनको लगाता कि ऑपरेटेड बाय या फिर पावर्ड बाय। पावर्ड बाय सबसे सही सेंस होता है इसमें। Men worked with small tools until the advent of modern machinery powered by steam and electricity। क्योंकि रियल में भाप और इलेक्ट्रिसिटी उन्हें पावर देती है, पर उसकी कमी में बाकी और कोई वर्ड सूट नहीं करता, तो हम ड्रिवन बाय लगा देंगे, क्योंकि ड्रिवन भी एक तरीके से पावर ही होती है, तभी कोई चीज ड्राइव होती है, राइट? जैसे इंजन में ताकत है, पावर है, उसको कंट्रोल्ड सेंस में चलाना, क्योंकि उसमें व्यक्ति का भी हाथ आ गया और मशीनरी का भी अपना यूज आ गया, इसलिए ड्रिवन बाय आया यहाँ पे, राइट? एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैन वर्कड विद इट स्मॉल टूल्स अंटिल द एडवेंट ऑफ मॉडर्न मशीनरी ड्रिवन बाय स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। द स्मॉल टूल्स ब्लैंक डिफीट फ्रॉम बिग मशीन्स। द स्मॉल टूल्स ब्लैंक, यहाँ पे दो जो नंबर है ये देखते हैं क्या आएगा, कि स्मॉल टूल्स हार फ्रॉम, उनकी हार हो गई किससे, बिग मशीन से। तो उन्होंने क्या किया ऐसा, मतलब यहाँ पे कौन सा वर्ड आ सकता है, ये देखते हैं दूसरे में ऑप्शन क्या दे रहे हैं। अलाउ किया, मशीन कोई अलाउ नहीं करेगी, राइट? मशीन अलाउ नहीं करेगी, अलाउ तो कोई व्यक्ति करेगा, राइट? परमिट, अगर हम कहें कि उन्होंने परमिट कर दी, अगर हम पढ़ के देखें कि स्मॉल मशीन्स, फिर से पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे बेटा उतना अच्छा रहेगा। फिर से पढ़ के देखते हैं कि स्मॉल टूल्स एक्सेप्टेड डिफीट, एडमिटेड डिफीट, राइट? ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। इसमें अगर हम देखें अगर आप कोई गलती मान लेते हो, वापस चलते हैं, फ्रॉम बिग मशीन्स, यानी कि यहाँ पे बात तो यही हो रही है कि उन्होंने हार मान ली, स्मॉल टूल्स ने बड़ी मशीनरी से अपनी हार स्वीकार कर ली। अलाउ करना, इसका मतलब कोई परमिशन थोड़ी मांगी गई थी कि भाई परमिशन मांगी जा रही है कि आप हारने के लिए तैयार हो कि अलाउ किया जाए। परमिटेड और अलाउ सिनोनिम है बेटा, अलाउड और परमिटेड सिनोनिम है। अच्छा, अग्री करेगी तो कोई व्यक्ति अग्री करता है, कोई मशीन थोड़ी अग्री करेगा। जो अग्री शब्द है ये तो व्यक्तियों के लिए आता है कि आई अग्री टू योर प्रपोजल, आई अग्री विद यू। तो अग्री तो पर्सन करता है ना बेटा,
तो उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, राइट। अलाउ तो कोई तब करेगा जब आगे कोई परमिशन मांगी गई हो, परमिशन जैसा तो कोई भाव है नहीं। तो अपनी गलती को स्वीकार कर लेना वो एक्नॉलेज होता है। जैसे आई एक्नॉलेज माई मिस्टेक, ये वाक्य जरूर लिख लेना। आई एक्नॉलेज माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं कि भाई मेरी गलती है, राइट। यहां पर हमने जो ए ऑप्शन देखा, जो फर्स्ट देखा, उसके लिए हमने ड्रिवन लगाया, राइट, क्योंकि वो ड्रिवन बाय है, ड्रिवन बाय, दे आर ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिसिटी। और एक्नॉलेज मिस्टेक और एक्नॉलेज डिफीट होता है। तो स्मॉल टूल्स ने चुपचाप अपनी हार को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने की सेंस एक ही है इसमें। देखो, अलाउ माने किसी को परमिशन देना, परमिट भी परमिशन देना, दोनों सिनोनिम है, दोनों गए बाहर हो गए। अग्री कोई व्यक्ति करेगा, भाई मैं आपकी बात से सहमत हूं, कोई मशीन थोड़ी सहमत होगी। तो उन्होंने हार स्वीकार कर ली। और स्वीकार करने की सेंस में क्या है, एक्नॉलेज ही एक ऐसा वर्ड है जो स्वीकार करने वाली सेंस दे रहा है। फिर से पढ़ते हैं। मैन वर्कड विद हिज स्मॉल टूल्स, आदमी अपने छोटे छोटे औजारों से काम करता रहा, अंटिल द एडवेंट ऑफ मॉडर्न मशीनरी ड्रिवन बाय स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा था कि ज्यादा जबरदस्त जो वर्ड होता है वो यहाँ पे पावर्ड बाय होता। तो पावर्ड बाय नहीं है तो उसकी सेंस में हम ड्रिवन बाय को प्रायोरिटी दे देंगे, ड्रिवन बाय स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। द स्मॉल टूल्स एक्नॉलेज्ड, यानी कि एक्सेप्टेड डिफीट, उन्होंने स्वीकार कर ली। और स्वीकार, एक्सेप्ट का सिनोनिम एक्नॉलेज होता है। डिफीट फ्रॉम द बिग मशीन्स एज ब्लैंक हैंड्स, ब्लैंक हैंड्स हैड ब्लैंक टू द हैंड्स विद टूल्स। एक ही वाक्य में तीन फिल इन द ब्लैंक, और बड़ा गजब का वाक्य है। ब्लैंक हैंड्स, हमें ये तो पता होता है कि भाई हैंड्स से रिलेटेड कौन से वर्ड्स होते हैं, पर ऑप्शन देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग हैंड्स, हार तो नहीं मानेंगे, ये तो पक्की बात है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स तो हार नहीं मानेंगे, राइट। अब एक बात देखो, बड़े ध्यान से देखो, वाक्य अपने आप से सेंस दिया करता है बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वाक्य है सीधा सीधा ये कह रहा है कि जो हाथ हैं, had to blank to the hands blank with tools। तो नंगे हाथ नंगे पैर के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बेयर हैंड। जैसे आई विल किल यू बेयर हैंडेडली, यानी कि आपको मारने के लिए मैं किसी टूल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, नंगे हाथों से मार दूंगा। जैसे कहते भी बाहर मत घूमो नंगे पैर, पैर में कुछ चुभ जाएगा, राइट। डू नॉट वॉक आउटसाइड बेयर फीट, राइट, समथिंग में प्रिक इन योर फुट। तो बेयर फुट मत घूमे, नंगे पैर मत घूमे, क्योंकि कुछ ना कुछ पैर में चुभ जाएगा। तो बेयर फुट बेयर हैंड, तो बेयर का मतलब नंगा होता है, राइट। जो नंगे या खाली हाथ होते हैं उन्हें बेयर हैंड्स कहते हैं। कहते भी आप खाली हाथ आओगे, यू विल कम बेयर हैंड, राइट। तो बेयर हैंड का मतलब होता है नंगे हाथों से, खाली हाथों से। एज बेयर हैंड्स हैड ब्लैंक टू, राइट। यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, क्या कोई और हैंड्स के साथ आ सकता है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स माने सॉलिड हैंड्स, फ्री हैंड्स और वीक हैंड्स। बेयर ही क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, जो खाली हाथ हैं उनको आगे देखो हार मानने के लिए मजबूर किया जाएगा। बड़े ध्यान से देखिए, एज बेयर हैंड्स हैड टू ब्लैंक टू द हैंड्स विद ब्लैंक विद टूल्स, राइट। हमने देखा कि यहां पे जो वर्ड आएगा, राइट, यहां पे जो वर्ड आएगा, यहां पे चौथे को एक बार देखें। कई बार क्या होता है, आगे को देखने से भी पिछला क्लियर हो जाता है, जरा ध्यान से देखें। क्रिएटेड टू, प्रोड्यूस टू, सक्सीडेड टू। एक बार इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, लेट्स मेक इट, ताकि ऑप्शन हमें सही दिखे, सारे एक साथ दिखेंगे ऑप्शंस तो ज्यादा बढ़िया है, राइट। लेट्स टेक नाउ, देखिए फिर से पढ़ते हैं। मैन वर्कड विद स्मॉल टूल्स अंटिल द एडवेंट ऑफ मॉडर्न मशीनरी ड्रिवन बाय स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। द स्मॉल टूल्स एक्नॉलेज डिफीट फ्रॉम द बिग मशीन्स, उन्होंने बिग मशीन से हार मान ली। एज बेयर हैंड्स हैड टू ब्लैंक टू, सबसे पहले तो ये टू भी एक बहुत बड़ी बात बताएगा, राइट। जैसे स्कम टू एक वर्ड होता है, SUCCUMB, राइट। ये वर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है हार मानना, SUCCUMB, स्कम टू। ये बड़ा प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है हार मान लेना, घुटने टेकना, राइट। दैट्स कॉल्ड स्कम टू। इसी का एक सिनोनिम होता है बेटा, जो कि इसके ऑप्शन में आ रहा है। यहीं पे वोकैब की इंप्रूवमेंट बेटा बहुत जरूरी होती है, वो होता है यील्ड टू। यील्ड टू का भी मतलब होता है किसी के सामने घुटने टेक देना, YELD टू,
यील्ड टू का भी मतलब होता है घुटने टेक देना। और एक वर्ड इसके लिए जो मैं अक्सर आपकी क्लास में कराया करता हूँ, एक वर्ड आता है KNEE, नी, नी माने घुटना होता है, और नील, पर नील के बाद जो वर्ड आता है या जो प्रेपोजिशन आती है वो टू नहीं आती बेटा, उसके बाद जो वर्ड आता है वो डाउन आता है। और नील डाउन का मतलब होता है हार मान लेना, हार स्वीकार कर लेना, राइट। तो स्कम टू, यील्ड टू, नील डाउन, इन सब का मतलब होता है हार मान लेना, घुटने टेक देना, हार स्वीकार करना, हार मान लेना। ये बड़े प्यारे शब्द है बेटा। मैंने कहा ना, शब्दों और वाक्यों का खेल है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है बेटा। तो हार मान लेना होता है स्कम टू, यील्ड टू। जैसे मैंने कहा डोंट स्कम टू फियर, इसका मतलब डर के सामने घुटने मत टेको। डोंट यील्ड टू ग्रीड, लालच के सामने घुटने मत टेको। डोंट नील डाउन बिफोर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के सामने हार मत मानो, घुटने मत टेको, राइट। द स्मॉल टूल्स acknowledged defeat from the big machines as blank hands, यानी कि bare hands, नंगे हाथ, had yielded to, right, उन्होंने हार मान ली थी, राइट। एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो थर्ड फॉर्म तो आएगी, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे yielded आ गया, ये थर्ड फॉर्म है बेटा, क्योंकि हैड के बाद, हैज हैव हैड के बाद, इसका मतलब ये काम हो गया, ये इसको दिखा रहा है, राइट। एज द बेयर हैंड्स, यानी कि जो नंगे हाथ हैं उन्होंने हार मान ली थी, yielded to the hands। अब यहाँ पे विद जो है ये बहुत बड़ी मदद कर रहा है, राइट। ब्लैंक विद टूल्स, अगर कोई चीज किसी को दी जाती है उसे हम, राइट, देखो अब देखो, कवर्ड विद टूल्स, इसका मतलब तो ये होता है कि कवर्ड भी अपने बाद विद लेता है, पर कवर्ड विद टूल्स का मतलब तो ये होता है कि हाथ नीचे दब गए और उनको ऊपर से कवर कर दिया गया। ये आप जानते हो, जैसे कवर्ड विद ब्लैंकेट, इसका मतलब जो चीज नीचे है वो ब्लैंकेट ऊपर आ गया ना। तो टूल्स ऊपर आ जाए और हाथ नीचे दब जाए, ऐसा तो है नहीं कि कवर्ड विद टूल्स। अच्छा, पेंटेड विद टूल्स, पेंट कोई लिक्विड तो है नहीं बेटा। औजार कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो लिक्विड होती है कि दीवार पर आप उसे पेंट कर दो। जैसे हमने कहा कि पेंट विद द ब्लैक पेंट, इसका मतलब ये हो गया कि काले पेंट से हमने दीवार पे पेंट कर दिया। तो बेटा औजार कोई लिक्विड तो होते नहीं। अच्छा, फुल तो अपने बाद ऑफ लेता है, फुल अपने बाद ऑफ लेता है, तो फुल अपने बाद विद लेता ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई यहाँ पे बेटा। फुल तो अपने बाद क्या लेता है, ऑफ लेता है। अच्छा, बाकी सारे वर्ड्स अपने बाद विद जरूर लेते हैं, जैसे कवर्ड विद, राइट। फुल अपने बाद क्या लेता है, फुल अपने बाद ऑफ लेता है, तो यहाँ पे फुल ऑफ तो आ ही नहीं सकता। तो कवर्ड अपने बाद विद लेता है, पेंटेड विद आता है, राइट। बट इनका सेंस तो वो नहीं आ रहा ना। कवर्ड विद मतलब वो ऊपर, टूल्स ऊपर रह जाएंगे, पेंट का मतलब हम उस पर कलर थोड़ी कर रहे हैं। तो एक ही वर्ड है, किसी को कोई चीज देना होता है, इक्विप विद। जैसे मान लो हम ये कहते हैं, जैसे आपके टीचर की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको इक्विप करे बेस्ट नॉलेज से, राइट। तो इक्विप समबडी विद नॉलेज, राइट। तो इक्विप विद टूल्स, इसका मतलब कोई चीज किसी को दे देना। जैसे आई विल इक्विप, जैसे ये जो मैं क्लोज टेस्ट डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं क्या चाहता हूं कि आई वांट टू इक्विप यू विद द बेस्ट आंसर्स। आपके पास सारी चीजों के बेस्ट आंसर हों। तो जो इक्विप वर्ड है ना बेटा, ये अपने बाद हमेशा फिक्स होता है, यहाँ पे विद आता है, और इसका मतलब अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना। इसका जो मतलब है बेटा वो अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना। एक बार इसको, जो एक्स्ट्रा लाइन आई उसको हम इरेज कर देते हैं। इक्विप विद का मतलब होता है बेटा कोई चीज किसी को मुहैया कराना। आई विल इक्विप यू विद द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड, इसका मतलब इक्विप माने कोई चीज किसी को मुहैया कराना, कोई चीज दे देना, दैट्स कॉल्ड इक्विप विद। तो इक्विप के बाद विद आता है। देखो, कवर अपनी सेंस नहीं दे रहा, पेंट अपनी सेंस दे रहा, और फुल अपने बाद ऑफ लेता है, तो एक ही वर्ड बचा। जैसे हमने देखा तीसरे में, जब हम इसको पढ़ेंगे ना, बार बार पढ़ेंगे तो और भी सेंस क्लियर होगी। हमने तीसरे को भरा बेयर से, और जो चौथा था हम कह रहे कि भाई ये होता है हार मान लेना, घुटने टिका देना, राइट। और यहाँ पे हम जो कह रहे हैं कि इक्विप विद का मतलब होता है कोई चीज किसी को देना, मुहैया कराना। एक बार हम पढ़ते हैं तो और भी बेहतरीन सेंस निकल के आएगी। तो कंप्लीट सेंस तभी होती है जब वाक्य को हम एक बार भरने के बाद भर के देख लें कि वो सूट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार पढ़ते हैं शुरू से। मैन वर्कड विद हिज स्मॉल टूल्स until the advent of modern machinery driven by steam and electricity. The small tools acknowledged defeat from big machines from the big machines as bare hands, खाली हाथ, जिनके पास कोई सुविधा नहीं होती, bare hands है। had yielded to, उन्होंने हार मान ली थी, उन्होंने घुटने टिका दिए थे। yielded to the hands equipped with tools, जिन हाथों में औजार थे, नंगे हाथ कोई व्यक्ति काम करे बगैर औजार के, राइट।
और एक व्यक्ति जिसके पास वो इक्विप्ड है टूल से, उसके पास टूल्स हैं, तो नंगे हाथ तो टूल्स के सामने हार मान ही लेंगे ना बेटा। इफ यू आर इक्विप्ड विद गन और मैं नंगे हाथ हूं, तो आपको अपने आप से मेजोरिटी मिल जाएगी, और जो नंगे हाथ है उसको घुटने टिकाने पड़ेंगे, वो यील्ड करेगा, राइट। एज बेयर हैंड्स हैड yielded to the hands equipped with tools। एक बार शुरू से, मैन वर्कड विद हिज स्मॉल टूल्स, आदमी अपने छोटे छोटे औजारों से काम करता रहा, अंटिल द एडवेंट ऑफ मॉडर्न मशीनरी, जब तक कि मॉडर्न मशीनरी वहां नहीं पहुंच गई, नहीं आ गई। ड्रिवन बाय द स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसको कि मॉडर्न मशीनरी, जिसको कि भाप और इलेक्ट्रिसिटी से ड्राइव किया जाता था, पावर्ड किया जाता था, उसको ताकत दी जाती थी। द स्मॉल टूल्स, जो छोटे औजार थे, एक्नॉलेज्ड डिफीट, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली फ्रॉम द बिग मशीनरीज। वो ऐसे ही हार स्वीकार कर ली जैसे कि नंगे हाथों ने औजारों से हार स्वीकार करी थी। ये जो एज है ना, ये बड़ी गजब की बात बता रहा है। देखो ध्यान से, अगले वाले सारे वाक्य को क्लियर कर देगा अगर आप इसको समझना चाहो। जैसे कि, बहुत ध्यान से देखें, यहाँ डिफीट को ही यील्ड टू से बताया गया है। देखो कितनी गजब की बात है, जब आप पढ़ते हो तो बातों में से बात अपने आप से निकालनी आ जाती है। ये देखिए, ये जो एक्सेप्टेड या एक्नॉलेज डिफीट हमने किया था बेटा, क्या आपको नहीं लगता कि इज इक्वल टू यील्डेड टू है? यानी कि घुटने टिकाना भी तो हार मानना होता है। जैसे कि स्मॉल टूल्स के सामने, यानी कि जैसे कि छोटे औजारों ने बड़ी मशीनरीज के सामने हार मानी थी, एज का मतलब होता है वैसे ही, राइट। जैसे कि देखो, स्मॉल टूल्स ने हार स्वीकार कर ली बिग मशीनरी के सामने, जैसा कि एज खाली हाथों ने हार माना था टूल्स के सामने। भाई कभी हम खाली हाथों से काम करते थे और हमारे पास औजार आए, जब औजार आ गए तो खाली हाथ से काम थोड़ी हमने किया। खाली हाथों ने हार मान ली थी किससे? औजारों से। और स्मॉल टूल्स ने हार मान ली किससे? बड़ी मशीनरी से। ये देखो कितनी गजब की बात है। यहाँ पे डिफीट से यील्डेड टू क्लियर हो रहा है कि ये सीधा सीधा रिलेशन है, और वाक्य की सेंस निकल के आ गई। एज से अगर हम पढ़ें, यानी कि उल्टा पढ़ते हैं इस वाक्य को, तो बात क्लियर हो जाएगी कि एज बेयर हैंड्स, जैसा कि खाली हाथ, हैड यील्डेड टू, उन्होंने हार मानी थी, हैड यील्डेड टू द हैंड्स इक्विप्ड विद टूल्स, जैसा कि नंगे हाथों ने हार मान ली थी उन हाथों से जिनके हाथों में औजार थे, वैसे ही द स्मॉल टूल्स एक्नॉलेज्ड डिफीट फ्रॉम द बिग मशीनरी। सॉरी। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। आप उल्टा पढ़ के देखोगे तो सीधा समझ में आ जाएगा। जैसे नंगे हाथों ने औजार वाले हाथों से हार मानी थी, ऐसे ही स्मॉल टूल्स ने बड़ी मशीनरी से हार मान ली। तो यहां तक मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर है। एक बार पढ़ लेते हैं शुरू से। मैन worked with small tools until the advent of modern machinery driven by steam and electricity. The small tools acknowledged defeat from the big machines as bare hands had yielded to, घुटने टिका दिए थे, the hands equipped with tools। ये मैं बार बार, देखो अभी तक 5-6 बार मैं रिपीट करवा चुका हूं आपका, क्योंकि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ मेमोरी बेटा। तो 5 यानी कि 20 ऑप्शंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगले 20 की तरफ बढ़ते हैं, और छठा ऑप्शन यहाँ पे है, दीज मशीन्स ऑपरेट ओनली, यानी कि ये मशीन काम करती हैं, ऑपरेट करती हैं। दीज मशीन्स ऑपरेट ओनली ओवर अ लार्ज ब्लैंक ऑफ लैंड। लार्ज ब्लैंक ऑफ लैंड के लिए यहाँ पे फिर से वोकैबुलरी का और वन वर्ड का खेल आता है बेटा। वोकैबुलरी का खेल आता है। अगर आपको पता हो कि जो लार्ज आ गया और बीच में लैंड है, तो ये लार्ज यानी कि भूमि के जो बड़े टुकड़े हैं, भूमि के जो बड़े टुकड़े हैं, उन बड़े टुकड़ों को, भूमि के जो बड़े टुकड़े हैं उनको बेटा ट्रैक्ट्स कहा जाता है। अगर हमें हल्का सा वकैब है, जैसे मुझे पता है कि भूमि के बड़े टुकड़े को ट्रैक्ट कहते हैं, तो डिविजन्स की तरफ वर्ड नहीं जाएगा, पीसीस की तरफ वर्ड नहीं जाएगा, बिट्स की तरफ वर्ड अपने आप से दिमाग नहीं जाएगा। देखो डिवीजन का तो मतलब होता है, मतलब हमने किसी का बंटवारा कर दिया, दैट इज कॉल्ड डिविजन्स। अलग अलग भाग बांट दिए। कोई विभाग की बात तो नहीं हो रही, कोई भाग बांटने की बात नहीं हो रही, ना टुकड़ों की। अब वहां पे लार्ज की बात हो रही है, तो लार्ज पीसीस और लार्ज बिट्स नहीं, जमीन के भूभाग के बड़े बड़े टुकड़े हैं, उनके लिए एक ही वर्ड आता है, ट्रैक्ट्स। और ये बेटा वकैब का खेल है। और आपको आज एक वर्ड नया पता लग गया तो उसको जरूर अलग से लिख लेना कि भूमि के बहुत बड़े भाग को या टुकड़े के लिए ट्रैक्ट वर्ड का इस्तेमाल होता है, राइट। तो उसके लिए ट्रैक्ट वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो हमने शब्द की नॉलेज के आधार पर, क्योंकि कई बार क्या होगा, मैंने कहा ना शब्द डिमांड एंड सप्लाई है, राइट। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैन वर्कड विद स्मॉल टूल्स अंटिल द एडवेंट ऑफ मॉडर्न मशीनरी ड्रिवन बाय स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। द स्मॉल टूल्स acknowledged defeat from the big machines as bare hands had yielded to the hands equipped with tools. These machines operate only over a large tract of land, over large tracts of land,
एंड कंसिडरेबल, अब देखो ध्यान से, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड एंड कंसिडरेबल कॉस्ट्स। अब यहाँ पे बड़ा गजब का शब्द है, यहाँ पे शब्दों का पता होना चाहिए बेटा। अगर हम कॉस्ट्स की बात करें तो कॉस्ट का मतलब तो लागत होता है, मनी पैसा होता है, और मनीज वर्ड होता ही नहीं इंग्लिश में, देयर इज नो वर्ड लाइक दैट, ये तो ग्रामेटिकल एरर हो गई। मनीज तो होता ही नहीं ना, का रुपीज तो होता है, मनीज तो वर्ड ही नहीं होता। अच्छा, सम्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में होते हैं, अगर सम टोटल की बात करें तो खाली सम होता है, राइट। द टोटल सम इज, यानी कि टोटल सम का मतलब कुल संख्या इतनी बनती है, कुल जोड़ इतना बनता है, तो सम्स मैथमेटिक्स में होते हैं। अच्छा, जो कॉस्ट्स होती हैं, लागतें, तो जो कॉस्ट है वो कौन इस्तेमाल करता है? अगर हम बात करें कॉस्ट की, कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट, लागत क्या है, एंड व्हाट इज द प्राइस, कॉस्ट और प्राइस का अंतर समझ लो। जब कोई व्यक्ति प्रोड्यूस करता है कोई चीज तो उसकी लागत आती है, पर जिस चीज पे वो बेचने के लिए तैयार होता है, वो बेचने के लिए जो तैयार होता है, उसके लिए जो वर्ड आता है, वो वर्ड होता है प्राइस। वो प्राइस है जिस पर बेचने के लिए तैयार हो, और जो लागत उसकी लगी उसको प्रोड्यूस करने में, वो उसकी कॉस्ट है। मनीज वर्ड नहीं होता, सम्स मैथमेटिक्स में होते हैं। अगर सम होता तो वो सम टोटल यानी कि कुल जोड़ बनता। अब अगर हम वाक्य को पढ़ें, देखो कॉस्ट, यहाँ पे लागत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आप खरीदने की बात कर रहे हो मशीनरी के, आप मशीनरी को बनाने की बात नहीं कर रहे हो, मशीनरी को खरीदने की बात कर रहे हो, क्योंकि आदमी जो काम करेगा स्मॉल टूल से, वो तो बेचारा या तो किसान होगा, या मतलब लास्ट एंड वाला व्यक्ति होगा। These machines operate only over a large tracts of land and considerable, यहाँ पे definitely amounts आएगा, right? Considerable amounts and funds, एक बार देख लेते हैं क्या गिवन है। अमाउंट तो वर्ड है ही नहीं, कंसिडरेबल अमाउंट्स नहीं है, राइट। यहाँ पे क्या है, कंसिडरेबल अमाउंट होता तो इज होता, राइट। अमाउंट्स होता तो हम आर कह सकते हैं कि बिग अमाउंट्स हैव बीन एलोकेटेड। यहाँ पे फंड्स होते हैं, किसी चीज के लिए जब बांटा जाता है तो डेफिनेटली हम किसी कंपनी को देते हैं तो फंड्स अलॉट करते हैं, तो ए फंड्स इसमें आएगा बेटा। मनीज वर्ड नहीं है, कॉस्ट। अगर ये पैराग्राफ बोला गया होता मशीनरी बनाने वाली इंडस्ट्री के हिसाब से, तो फिर हम कॉस्ट या कॉस्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सम टोटल किसी चीज का जोड़ होता है, ऐसी कोई कैलकुलेशन हमें नहीं दिखाई गई जिसके लिए हम सम वर्ड का इस्तेमाल करें, तो जो शब्द जो क्वालिफाई करेगा वो यहाँ पे डेफिनेटली कंसिडरेबल फंड्स आर नीडेड, बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है फॉर द प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट होता है जुगाड़ करना, प्रोक्योरमेंट होता है किसी चीज का जुगाड़ करना, प्रोक्योरमेंट होता है किसी चीज को खरीदना या किसी चीज की व्यवस्था करना। ये बहुत अच्छा शब्द है बेटा, बहुत बढ़िया वोकैबुलरी है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है किसी चीज का जुगाड़ करना, किसी चीज का बंदोबस्त करना, किसी चीज को स्थापित करने के लिए जो खर्च है वो कर लेना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट। एंड यूज, किसी चीज को खरीदने के लिए, किसी चीज का जुगाड़ करने के लिए, किसी चीज को स्थापित करने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत होती है। बट इफ, पर अगर, देयर फोर वी गिव अप ऑल, अगर हम सब कुछ त्याग देते हैं, ऑल क्या, राइट। जब हम कहते हैं कि नेवर गिव अप, इसका मतलब होता है हार मानना, पर गिव अप का मतलब त्यागना भी होता है। वी गिव अप इंटेंशन, इंटेंशन माने सोच होती है, आगे का प्लान होता है। एम्बिशन माने एम होता है। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि व्यक्ति का जो भाव है, व्यक्ति की जो सोच है। बट हम जब कहते हैं कि भाई आशा मत त्यागो, यहाँ पे गिव अप जो है, गिव अप अपने आप में दिखाता है कि नेवर गिव अप होप। ये तो आप कोटेशन में पढ़ते हो, ये तो मोस्ट कॉमन है कि गिव अप जब भी करोगे, नेवर गिव अप, तो नेवर गिव अप को पूरा करोगे तो हमेशा जब भी भरोगे फिल इन द ब्लैंक में, तो नेवर गिव अप होप से होता है, क्योंकि होप सस्टेन्स लाइफ। इंटेंशन का मतलब होता है व्यक्ति की सोच, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि व्यक्ति अपनी इंटेंशन को त्याग दे, राइट। वी कैन, और सोचो क्या हम हकीकत में इंटेंशन को त्याग सकते हैं? नहीं, कोई ना कोई इंटेंशन तो हमारे ब्रेन में रहती है। फिर से चलो, देयर फॉर वी गिव अप ऑल इंटेंशन, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम सारी इंटेंशन, सारे विचार दिमाग के त्याग दें, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट। इंटेंशन नहीं हो सकता, ऑल एक्सपेक्टेशंस नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति के दिमाग में कोई ना कोई तो एक्सपेक्टेशन होगी, राइट, तो वो भी नहीं त्यागी जा सकती। पर जो आशा है, आशा की किरण, राइट, एम्बिशन, ऑल एम्बिशन की अगर हम बात करें, सारी महत्वाकांक्षा को हम त्याग दें, एम्बिशन की कोई ऐसी सिचुएशन बन नहीं रही, राइट, तो हम कहते हैं आशा को मत त्यागो, मतलब निराश ना हो, कहते डोंट गिव अप होप, राइट। तो गिव अप होप जो है वो वर्ड क्वालिफाई करता है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट को एक बार फिर से लेते हैं कि भाई यहाँ पे इन्होंने एक नेगेटिव बात कही। देखो, होप आने का एक और कारण है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा वाक्य, क्योंकि यहाँ पे बट आ रहा है। आप देख रहे हो कि बट क्या करता है, कंजंक्शन में मैं समझाऊंगा कि बट वाक्य को घुमा देता है बेटा। यहाँ पे अगर देखो तो बट आ रहा है, और बट क्या करता है, अगर आगे वाक्य पॉजिटिव हो तो पीछे नेगेटिव हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या है कि ये बहुत सारी चीजें इसमें पॉजिटिव है, राइट।
और यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो रही है कि यहाँ पे कुछ चीजें नेगेटिव कही इन्होंने, क्या कि दीज मशीन्स ऑपरेट ओनली ओवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, ये छोटे जमीन के टुकड़ों पर काम नहीं कर पाएंगी ये मशीन्स जो बड़ी हैं, एंड कंसिडरेबल फंड्स आर नीडेड, देखो ये नेगेटिव होता जा रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए फॉर देयर प्रोक्योरमेंट, उनको खरीदने में और इस्तेमाल करने में। बट भाई बेशक से सारी नेगेटिविटी इन्होंने बता दी, बट अब देखो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव कहेगा ना, और पॉजिटिव इनमें वर्ड कौन सा है, पॉजिटिव वर्ड है होप। बट देयर फोर, बट इफ, देयर फोर, अगर इसलिए, बट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना कि बट का हल्का सा मतलब मैं समझाना चाहूंगा, अगर कंजंक्शन नहीं भी पढ़ा है आपने मुझसे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि उल्टी स्टेटमेंट घूमती है, आई टुक मेडिसिन बट आई डिड नॉट गेट वेल, मैंने दवाई ली थी पर मैं ठीक नहीं हुआ, राइट। और अगर मैं कहूं एंड लगाना चाहूं कि मैंने दवाई ली और मैं ठीक हो गया, तो एंड आएगा क्योंकि दोनों भाव सेम जा रहे हैं, आई टुक मेडिसिन एंड आई गॉट वेल। जैसे आई स्टडीड बट आई फेल्ड, राइट। और अगर मैं कहूं आई स्टडीड एंड आई पास्ड, तो एंड तब आता जब दोनों भाव, स्टडी पॉजिटिव पास होना पॉजिटिव, पर स्टडी पॉजिटिव फेल होना नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे अगर इन्होंने शुरू में नेगेटिव कह दिया है तो बाद में थोड़ी सी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव वर्ड उनमें से जो सबसे पॉजिटिव वर्ड है वो होप है। एंड देयरफॉर, इसलिए हम अगर सारी की सारी होप त्याग देते हैं, वी गिव अप ऑल होप सेइंग दैट आर पीजेंट्री, पीजेंट्री माने किसान होते हैं, ये हम सिंटेक्स में वर्ड करते हैं, देखो पढ़ा हुआ हर जगह काम आता है, इसका मतलब होता है बहुत सारे किसान, ये अपने आप को हमेशा दे मानता है। पीजेंट्री कैन नॉट ब्लैंक देम, राइट। पीजेंट्री कैन नॉट, भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ पे अफोर्ड आ सकता है, भाई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता या यूज नहीं कर सकता या कुछ ऐसा शब्द, देखते हैं इन्होंने क्या दिया है, ये आ गया अफोर्ड, राइट। ये देखिए अपने आप से भी अंदाजा लग जाता है। अनेबल देम, अनेबल थोड़ी करोगे, अनेबल तो कोई चीज मतलब किसी चीज को लगा के जैसे कोई सक्षम बना देना है, मशीनरी तो अपने आप में सक्षम है, हम उसे सक्षम थोड़ी बनाएंगे। अच्छा मशीन को आप इंस्पायर कैसे करोगे, भाई खड़े होकर उसे मोटिवेशन दोगे, राइट। और मैनेज करने की बात नहीं है, मैनेज करेगा तो भैया मैनेज तो ऑपरेटर आ जाएगा, वो मैनेज कर लेगा। बेसिकली यहाँ पे जब फंड्स की बात हो रही है, भाई ये गाड़ी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे फंड्स सपोर्ट नहीं करते, जब आगे आपने फंड्स की बात कर दी, राइट। तो यही तो कह रहा है कि एंड देयरफॉर वी गिव अप, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, अगर हम, देयरफॉर का मतलब इसलिए, अगर इसलिए हम सारी आशा त्याग देते हैं ये कह के कि हमारे गरीब किसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इट विल सिंपली मीन ब्लैंक ट्रबल, इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि हम मुसीबत को बुला रहे हैं, ऐसा कुछ भाव आ रहा है, राइट। वाक्य देख लेते हैं नीचे, ब्लैंक ट्रबल, मीन ब्लैंक ट्रबल, इसका मतलब प्लीडिंग, कोई पैर पकड़ पकड़ के जो है प्रॉब्लम तो मांगता ही नहीं, तो प्लीडिंग तो गया, प्लीड का मतलब होता है याचना करना, पैर पकड़ना, माफी मांगना। अच्छा इनवाइटिंग प्रॉब्लम हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। रिक्वायरिंग प्रॉब्लम नहीं, ऐसी कोई रिक्रूटमेंट हमें है नहीं कि मीन हम वी आर रिक्वायरिंग कि हमें प्रॉब्लम की जरूरत है, किसको प्रॉब्लम की जरूरत है, भैया जिंदगी में सबको समाधान चाहिए। तो रिक्वायरिंग और प्लीडिंग तो बिल्कुल नॉनसेंस होगा, क्योंकि प्लीडिंग माने याचना करना, पैर पकड़ना, पैर पकड़ पकड़ के किसी को हम कह रहे हैं कि भैया प्लीज, प्लीज आप एक काम करो कि हमें जो है, हम याचना कर रहे हैं कि प्लीज आप हमें समस्या दे दो, ऐसे कोई याचना नहीं करता। अच्छा ऐसी कोई रिक्रूटमेंट, ऐसी कोई रिक्वायरिंग नहीं होती, कोई प्लीडिंग और रिक्वायरिंग एक जैसे सिनोनिम ही है बेटा, कि हम किसी से मांग रहे हैं। अच्छा आस्किंग आ सकता था, पर आस्किंग कब आता है ये मैं बता दूं, अगर आस्क के बाद फोर लगा होता, आस्क फोर, अगर आस्क के बाद फोर लगा होता तो इसका भी मतलब मांगना होता है। वी आर आस्किंग फॉर ट्रबल, वी आर आस्किंग फॉर प्रॉब्लम, राइट। आई एम आस्किंग फॉर टी, इसका मतलब मैं मांग रहा हूँ। वाई आर यू आस्किंग फॉर ट्रबल, इसका मतलब क्यों खामखा मुसीबत को आप इनवाइट कर रहे हो। आस्क प्लस फोर एक भाव दे देता है इनवाइट वाला। वाई आर यू आस्किंग फॉर ट्रबल का मतलब इनवाइटिंग, पर वहां पे फोर लिखा ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा, इनवाइटिंग ट्रबल। हम सिर्फ और सिर्फ मुसीबत को ही बुला रहे हैं और कुछ हम नहीं कर रहे हैं। तो हमने फिर से 40 शब्दों को देखा बेटा, जिसमें से 30 आंसर नहीं है और 10 आंसर हैं। कम से कम 2-3 बार इस पैराग्राफ को एक बार फिर पढ़ते हैं, ताकि बार बार करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान बेटा। तो दोबारा से अभ्यास करते हैं, 2-3 बार इसको पढ़ते हैं एक बार। Men worked with small tools until the advent of modern machinery driven by steam and electricity. The small tools acknowledged defeat from the big machines as bare hands had yielded to the hands equipped with tools. These machines operate only over large tracts of land and cons- large tracts of land, and considerable funds are needed for their procurement and use. But if, therefore, we give up all hope, saying that our peasantry cannot afford them, it will simply mean it will simply mean asking for trouble. It will simply mean inviting trouble. राइट, तो वहां पे इनवाइट ट्रबल हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही।
तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा बेटा और अपने नोट्स लगातार बनाते रहिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। थैंक यू।